हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन में हम कोलिजन का एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल एंड ए रॉड freely lying on a horizontal surface. This is a rod and this is particle. A ball of mass m collides with a rod of mass 2m which is freely lying on the surface. Discuss the case for E is not equal to 0. Find velocity of ball, velocity of center of mass and omega of rod for E equal to half. दो पार्ट में इसकी स्टडी को डिवाइड कर सकते हैं, एक E इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एक E इक्वल टू 0। E इज़ नॉट इक्वल टू 0 में सारे केसेस आ जाते हैं। अगर हम E इक्वल टू 1 रख देंगे तो परफेक्टली इलास्टिक का केस हो जाएगा, और E की जो वैल्यू गिवन है वो रख देंगे तो इन इलास्टिक का केस हो जाएगा। तो ये लेक्चर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस को कवर कर रहा है। इस सिचुएशन को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। 3 मेथड से मैं इसको अलग अलग बताऊँगा आपको, जिससे कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाता है। इसलिए ध्यान से इस सिचुएशन को आप समझें। देखिए, एक सिचुएशन तो आपको समझ में आती है क्लियर, वो ये है कि रॉड प्लस बॉल को अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करें तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है और कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है। बिकॉज कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम रॉड प्लस बॉल को एक कंबाइंड सिस्टम लेकर चलें। तो पहले तो मैं इस सिचुएशन को लेकर चल रहा हूँ कि दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं। फाइनली लास्ट में मैं दोनों को अलग अलग लेकर भी आपको समझाऊंगा। तो ज़रा देखिए, फर्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं। इस फर्स्ट मेथड में मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। 3 अननोन है हमारे पास। एक तो हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है, एक हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकालनी है, और एक ओमेगा ऑफ रॉड निकालनी है। इन तीन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन आपके पास आएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, एक आपके पास आएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और एक आपके पास आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इनिशियली पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू यू है, फाइनली पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू वी है, और रॉड का लीनियर मोमेंटम के लिए रॉड का मास सेंटर ऑफ मास पर मानकर 2m इंटू वी सी एम रॉड का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। सो m इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी सी एम। ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, जो सबको समझ में आ जाती है। u इक्वल टू वी प्लस 2 वी सी एम, ये हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पर आ जाती है। सेकेंड इक्वेशन आती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने में आपको कोई पॉइंट P कंसीडर करना पड़ेगा। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि पॉइंट P आपको रॉड पर नहीं लेना है, पॉइंट P आपको ग्राउंड पर लेना है। पॉइंट P आप ग्राउंड पर लेंगे तो ग्राउंड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं, इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए आपको कोई सीडो फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रॉड पर कोई पॉइंट लेते हैं तो रॉड के सारे पॉइंट एक्सेलरेटेड हैं, तो वैसे केस में सीडो फोर्स का टॉर्क वगैरह भी कंसीडर करेंगे और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए आपको पार्टिकल हमेशा ग्राउंड पर लेना है, पॉइंट हमेशा ग्राउंड पर लेना है। अब अगर आप ग्राउंड पर पॉइंट P लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है R क्रॉस P होता है, R क्रॉस M इंटू वी होता है, P इज इक्वल टू M इंटू वी। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो R और P दोनों पैरेलल हैं, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी पार्टिकल का तो 0 हो जाएगा, R क्रॉस P 0 है। लेकिन अगर आप रॉड का लिखेंगे तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस पी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। इस केस में R जो है पोजीशन वेक्टर आप सेंटर ऑफ मास का लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में, तो ये R हो जाता है आर सी एम, और इधर हो जाएगा 2m इंटू वी सी एम। तो R क्रॉस P अगर आप देखेंगे तो R क्रॉस P की डायरेक्शन किधर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थंब ऊपर की तरफ आएगा। और अगर आप आई सी एम इंटू ओमेगा देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी नीचे की तरफ आएगा, तो एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है R क्रॉस P, R कितना हो गया L/2, और लीनियर मोमेंटम कितना हो जाता है 2m इंटू वी सी एम। इसको अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो दूसरे वाले को हम आई सी एम इंटू ओमेगा को नेगेटिव कंसीडर कर ले रहे हैं। इसको सॉल्व करने पर आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाती है वी सी एम माइनस L/6 ओमेगा इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अलावा एक थर्ड इक्वेशन आपकी कहाँ से आनी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाना होता है बच्चों, तो ये हमेशा उस पॉइंट का लगाते हैं जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा होता है। यानी कोलिजन वाले पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कोलिजन वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखनी होती है। कोलिजन इस पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से देखेंगे तो VCM प्लस L/2 ओमेगा होगी। VCM और ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसकी नेट स्पीड जो होगी वो VCM प्लस L/2 ओमेगा हो जाएगी। और बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, VCM प्लस L/2 ओमेगा माइनस v। तो VCM प्लस L/2 ओमेगा माइनस v इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच E इंटू यू माइनस जीरो, क्योंकि रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी और बॉल इनिशियली u वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u थी, उसको e से मल्टीप्लाई कर दिया और e हाफ गिवन है, तो ये आपके पास e की वैल्यू हाफ है। आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है 3। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लें अगर हम, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 आप देख सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर हम VCM इक्वल टू L/6 ओमेगा अगर इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है U इक्वल टू V प्लस L/3 ओमेगा। इक्वेशन A इसी तरीके से आप VCM इक्वल टू L/6 ओमेगा अगर इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाती है। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये आप सब लोग सॉल्व कर ही सकते हैं और फाइनली आपके पास रिजल्ट ये आ जाता है कि ओमेगा 3u/2L आ जाता है, VCM u/4 आ जाता है और V u/2 आ जाता है। तीनों पार्ट चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। इसी को अगर हम किसी दूसरे मेथड से देखना चाहें तो सेकंड मेथड में मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। पहले मैंने इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिया था। अगर मैं अब कोई पॉइंट Q कंसीडर कर लूँ जो कि सेंटर ऑफ मास के पास है तो इसके अबाउट भी आप एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं। अब इक्वेशन में क्या चेंजेस आ जाते वो बस हमें देख लेना है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट ही लेना है जो मैंने लिया है। किसी भी पॉइंट के अबाउट ग्राउंड पर वो पॉइंट होना चाहिए, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं रॉड प्लस बॉल का। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट Q लेकर आपको समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी रहे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेने से। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड नियर सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के अबाउट Q पॉइंट ले लिया तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का कितना हो जाएगा, पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम r क्रॉस p r L/2 हो जाएगा और क्रॉस p कितना हो जाएगा m इंटू यू। तो ये आपके पास क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज वाले को मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ तो m u इंटू L/2 ये आपके पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया। रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा बिकॉज रॉड रेस्ट में है। फाइनली इस पार्टिकल का देखेंगे तो पार्टिकल का mv इंटू L/2 आ जाएगा उसी तरीके से जैसे कि पहले लिखा था। और रॉड जो है उसका हो जाएगा r क्रॉस p वाला टर्म अब 0 हो जाएगा, r क्रॉस PCM वाला टर्म अब 0 हो जाएगा क्योंकि यहीं पर r है, r वाला r और PCM दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, r भी इधर होगा और PCM भी इधर होगा। Q के अबाउट तो सेंटर ऑफ मास का हमें क्या लेना होता है, पोजीशन वेक्टर लेना होता है, तो RCM और P दोनों पैरेलल हो गए इसलिए r क्रॉस PCM 0 हो जाएगा और अब केवल ICM इंटू ओमेगा बचेगा। ICM इंटू ओमेगा भी क्लॉकवाइज है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करने पर आपकी जो इक्वेशन आ रही है U इक्वल टू V प्लस L/3 ओमेगा, ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर भी आपके पास आई थी, U इक्वल टू V प्लस L/3 ओमेगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद फाइनली ये इक्वेशन आई थी। यहाँ पर ये इक्वेशन बड़े आराम से आपके पास डायरेक्ट आ जाती है। तो इनफैक्ट इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेने से और बेनिफिट आपको हो गया, कैलकुलेशन और सिंपल हो गई। दूसरी इक्वेशन आपकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैसे ही लगेगी जैसे पहले लगती थी, वही इक्वेशन आएगी और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो केवल एक इक्वेशन आपकी ये चेंज हो गई और बाकी दोनों इक्वेशंस वही रहीं, आंसर वही आ जाएगा और ये कैलकुलेशन और सिंपल हो जाती है। तो आप किसी के पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने में फ़ायदा ये है कि r क्रॉस p वाला टर्म 0 हो गया था रॉड का, और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने में फ़ायदा ये था कि पार्टिकल के लिए इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गए थे, Li और Lf दोनों 0 हो गए थे पार्टिकल के लिए। तो अपने आप अपने फ़ायदे हैं दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस लेने से एंगुलर मोमेंटम, बट आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप किसी पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉरी अगर मैं रॉड प्लस बॉल ना लूँ तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब अगर हम बॉल को अलग लें तो बॉल पर एक इम्पल्स लगा होगा J, जिसने इसकी वेलोसिटी U से V चेंज कर दी। ये इम्पल्स J इस रॉड पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। तो अगर बॉल को मैं कंसीडर करूँ खाली तो अब इसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, लीनियर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम।
तो लीनियर इम्पल्स माइनस जे, इस डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो इक्वल टू एम वी माइनस एम इंटू यू, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाता है। रॉड के लिए लीनियर मोमेंटम जे इक्वल टू, यहाँ पर ले लेंगे जे अगर लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप जे लगा देंगे, जे इक्वल टू 2m इंटू वी सी एम आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो जे इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई सी एम इंटू ओमेगा, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो जे इंटू एल बाई टू इक्वल टू 2m एल बाई टू एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर इन दोनों से अगर मैं जे को एलिमिनेट कर दूँ 1 और 2 से, तो बेसिकली वही इक्वेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जे को एलिमिनेट कर देते हैं तो बॉल प्लस रॉड कंबाइंड सिस्टम बन गया। तो आप देख सकते हैं कि बॉल प्लस रॉड कंबाइंड सिस्टम बनता है, तो आपकी वही इक्वेशन आ जाती है जो पहले आई थी, यू इक्वल टू वी प्लस 2 वी सी एम। और अगर हम इक्वेशन 1 को एल बाई टू से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में ऐड कर दें तो आपकी इक्वेशन वही बन जाती है जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आई थी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बन जाती हैं। लेकिन इस केस में आपके पास क्या था, बेसिकली जे भी एक अननोन हो जाता है और जे एक अननोन हो जाता है, इसलिए आपकी एक एडिशनल इक्वेशन बढ़ जाती है। बट किसी प्रॉब्लम में अगर आपको ये कंसीडर करना हो कि बॉल प्लस रॉड को कंबाइंड सिस्टम नहीं मानना है, तो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट इक्वेशन इसमें वही बनेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस इक्वेशन में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, ये तो हमेशा वही बनेगी। तो मैंने 3 मेथड से आपको इस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की। एक आपका फर्स्ट मेथड था जिसमें कि मैंने इसको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया और लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाया। सेकंड मेथड में मैंने एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट क्यू के अबाउट कंजर्व किया और बाकी इक्वेशंस वही रहीं। थर्ड केस में मैंने बॉल प्लस रॉड को एक कंबाइंड सिस्टम ना मान के अलग अलग क्या हो रहा होगा इसमें जब कोलिजन हुआ होगा, कैसे इम्पल्स लगा होगा, उस इम्पल्स से कैसे एंगुलर स्पीड रॉड की चेंज हुई होगी, कैसे लीनियर स्पीड रॉड की चेंज हुई होगी, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, सो दैट कि आपको इंसाइट पता लग सके कि एक्चुअली ड्यूरिंग कोलिजन चीज़ें चेंज क्यों हो रही हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी सिचुएशन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं ई इक्वल टू 0 का केस लूँगा, ई इक्वल टू 0 का केस और ई इज़ नॉट इक्वल टू 0 का केस से ये सिचुएशन पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी और उस पर बेस कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप कर पाएंगे। ओके, और ये आप इसको देखें, समझें, एनालाइज करें एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एंजॉय।